कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में अब कोरोना संक्रमित जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या 35,000 को पार कर गई है और बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से अब तक जो कुल लोग मरे हैं उनका आंकड़ा 1075 हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ जैसा कि राजीव भी बता रहे थे 10,498 यानी कि लगभग 10,500 के आसपास कोरोना मरीज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 459 लोगों की मौत भी हुई है और यहाँ पे भी मुंबई में हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या अकेले मुंबई में 7,069 पहुँच गई है और मुंबई में अब तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या हो गई है 59। चलिए और थोड़ा सा ग्राउंड के हालात भी, ज़मीनी हालात क्या हैं इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार आप लोगों तक ग्राउंड से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। सुबोध मिश्रा मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, शशि मोहन शर्मा इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ज़रा सुबोध के पास चल लेते हैं। सुबोध, पूरे महाराष्ट्र में जितने मामले हैं अकेले 70% उनमें से मुंबई में ही हैं। रेड जोन में मुंबई आ रहा है और ग्रीन जोन वाले जो पूरे महाराष्ट्र में ज़िले हैं वो बहुत कम हैं। अब 3 तारीख के बाद क्या स्थिति बन रही है? देखिए दीपक, जो आपने बात कही है उस बात से समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति कितनी गंभीर है और ये बात लगातार जब से महाराष्ट्र के संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है उसके बाद अब सबसे बड़ा जो संकट है वो मौतों का आप देख सकते हैं, मौतों का है। 1075 जो पूरे देश की जो मौतें हैं उनमें से महज सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 459 मौतें हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ा है। पूरे 24 घंटे में अभी तक 27 मौतें हो चुकी हैं, उनमें से भी 20 मौतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई की हैं। मुंबई की स्थिति आप समझ सकते हैं, जिस चीज को लेकर के पूरे देश, पूरा सरकार, पूरे शासन परेशान है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को इस कोरोना संक्रमण के बाद लाया जाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए मुंबई का। लेकिन मुंबई पूरी तरह अभी तक बंद है, मुंबई अभी रेड जोन में है, जिससे साफ पता चल रहा है कि 3 मई के बाद भी कोई रियायत नहीं है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों को। इस चीज की तरफ संकेत पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, वो दे चुके हैं कि तकरीबन 28 मई तक संभावना है कि जो ये महाराष्ट्र जो है जो अपना लॉकडाउन जो बढ़ाएगा, महाराष्ट्र जो सरकार है वो 28 मई तक बढ़ा सकती है। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि मुंबई को कोई भी रियायत नहीं है। इसके अलावा मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 36 जिले हैं, 36 में महज सिर्फ 6 जिले हैं जो ग्रीन जोन है और ये भी वो जिले हैं जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से इनकी बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो टास्क है महाराष्ट्र शासन के लिए वो ये है कि ये जो 14 जिले हैं इनको कम से कम ऑरेंज जोन में लाने का, और जो 16 जिले जो है ऑरेंज जोन के उनमें से ज्यादा जो जिले हैं उनको ग्रीन जोन में लाने का। ये अगर टास्क अगर फुलफिल हो जाता है तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुंबई के जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 7,000 के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है। ये कहीं ना कहीं इस तरफ हमें संकेत दे रहा है कि अभी भी इतनी कवायद करने के बाद भी अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या को कंट्रोल करने में अभी तक जो है शासन जो है वो उतना सफल नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर रणनीति बदलनी पड़ेगी। अभी जहां तक युद्ध स्तर पे किया जा रहा है, अच्छी बात यह है कि अभी जो धारावी है, जो बहुत ज्यादा विस्फोटक तरह से जो बढ़ रहा है, वहां पे अभी संख्या थोड़ा जो कल की भी हमारी बात हुई थी, कल भी सिर्फ 14 मरीज ही आए थे, आज भी बहुत ज्यादा मरीज नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे इसी तरह से बाकी जगहों पर भी अगर हम कोशिश करेंगे, बाकी जगहों पे ही कंट्रोल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस पे विजय पा पाएंगे। जी दीपक। चलिए शुक्रिया आपका, आप नज़र बनाए रखें। मुंबई में हालत वाकई में चिंताजनक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 तारीख के बाद जो भी कदम उठाए जाएं वो मुंबई को जल्द से जल्द रेड जोन से ऑरेंज जोन, फिर ऑरेंज जोन से फिर ग्रीन जोन में लाने में मददगार साबित हो। जयपुर चलते हैं, शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
शशि, जयपुर में क्या हालात बन रहे हैं और 3 तारीख के बाद की स्थिति क्या बनकर उभर कर सामने आ रही है? देखिए, 3 तारीख के बाद की बात करें तो सरकार ने इसके लिए पहले से कवायद शुरू कर दी है। हालांकि जहां हॉटस्पॉट वाले ज़िले हैं उनमें नगर निगम की और नगर परिषद की जो सीमा है उससे बाहर कुछ इंडस्ट्री को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए संचालन की छूट दी है। और सरकार की चिंता रेवेन्यू को लेकर के भी है। जो नए वित्तीय वर्ष का पहला महीना है वो कल खत्म हुआ है। आज ही वित्त विभाग के एसीएस निरंजन आर्य से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि तकरीबन 8,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्निंग का पहले महीने में टारगेट रखा गया था, लेकिन वो 1,900 से 2,000 करोड़ के बीच बैठ रहा है, यानी तकरीबन 25% ही टारगेट का अचीव कर पाए। और पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले तुलना करें तो 1/3 ही बैठ रहा है रेवेन्यू कलेक्शन। ये सरकार की बड़ी चिंता है। लेकिन कोरोना को रोकना प्राथमिकता है और वो भी बड़े भयावह स्थिति में है। कम से कम 8 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं पूरे राजस्थान में। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 7 संभाग मुख्यालय हैं, उनमें से 5 संभाग मुख्यालय रेड जोन में है। इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर शामिल है। केवल उदयपुर और बीकानेर का जो संभाग मुख्यालय वो ऐसा है जो रेड जोन से अलग है। इसके अलावा जो 3 जिले हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से देखे जा सकते हैं वो बांसवाड़ा है, झालावाड़ है और नागौर रेड जोन में आ गए हैं। कल 12 एक ज़िला है वहाँ पर नया पेशेंट मिला है। 12 में अब तक कोई पेशेंट नहीं था। हालांकि 12 ग्रीन जोन में है। 12 सिरोही, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर ये ऐसे ज़िले हैं जो अभी तक ग्रीन जोन में हैं। लेकिन जालौर में प्रवासी आने वाले हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग दूसरी जगहों पर काम करते हैं। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में यहाँ के लोग काम करते हैं। राजस्थान में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा श्रमिक ऐसे हैं। तकरीबन 2.25 लाख मुंबई से आना चाहते हैं। उसके अलावा कई लोग तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आना चाहते हैं। राजस्थान ने ट्रेन चलाने की मांग की थी जो केंद्र ने मान भी ली है। कोटा और जयपुर से ट्रेन की शुरुआत होगी। ट्रेन में एक दिन में 6,000 लोग प्रवासी बाहर जा सकेंगे और 6,000 ही लोग आ सकेंगे। विस्तार से बताएं जो क्या केंद्र ने राजस्थान सरकार की मांग मान ली है ट्रेन वाली, इसको विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों की मांग की थी, प्रवासियों के लिए मांग की थी कि जो जिस राज्य का है वो अपने गृह राज्य में जाना चाहता है तो उसको छूट दी जानी चाहिए। एमएचए इस पर एग्री नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद की चर्चाओं के दौर में इस पर सहमति बनी। उससे पहले ही राजस्थान ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दूसरे राज्यों से बात करके अपने जो प्रवासी हैं जो उन दूसरे राज्यों में रहते हैं उनको लाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। यहाँ वाले जो वहाँ जाना चाहते थे अपने क्षेत्र में उनको भी भेजने की शुरुआत कर दी थी। बसों से व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद केंद्र ने इसकी अनुमति दी 2 दिन पहले। लेकिन केंद्र की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मांग रख दी कि ट्रेन चलाई जानी चाहिए, स्पेशल ट्रेन, क्योंकि कई प्रवासी ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे जो दूर दराज के राज्य हैं, उड़ीसा तक में, असम तक राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं। वो अपने गृह क्षेत्र आएंगे तो उनकी दूरी के लिए बस सफिशिएंट नहीं रह सकती। ट्रेन में जो प्रोटोकॉल है, कोरोना प्रोटोकॉल, उसकी पालना भी हो सकती है। और जो ट्रेन चलेगी वो अपने जो ओरिजिन है उससे डेस्टिनेशन तक चलेगी, बीच में कोई ठहराव नहीं होगा। ट्रेन का ये एक खास बात है कि जिससे इस बात की आशंका को दरकिनार किया जा सके कि कोई नया व्यक्ति ट्रेन में चढ़ सकता है। संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसको अपने राज्य से निकलने की छूट नहीं होगी। जहां वो है उसे वहीं रहना होगा। इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि सुबह तक 900 लोग थे जो कोरोना से ठीक हो चुके थे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुके थे। वो अब 83 हो गए, 983 हो गए, 83 की बढ़ोतरी हुई है। जबकि तकरीबन 58 की बढ़ोतरी कोरोना पॉजिटिव केसों में हुई है, यानी अब रिकवरी वाले जो नंबर है उसकी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक है शशि, दीपक। ऑल राइट शशि, ठीक है। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की मांग को एक तरह से मान भी लिया है। अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ट्रेन के जरिए भी लोगों को लाया जा सकता है। राजस्थान की ये पुरानी मांग थी। भोपाल चलते हैं, वहां पर क्या हाल है। विवेक पटैया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जहां इंदौर में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। विवेक, अभी क्या स्थिति है? इंदौर की स्थिति भी बताइए, वहां पर क्या हाल है? देखिए, इंदौर का जो आंकड़ा है पॉजिटिव पेशेंट का वो 1500 से ऊपर हो चुका है और मौतें जो हैं इंदौर में वो भी करीब 75 के आसपास मौतें हो चुकी है। और पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें
तो मध्य प्रदेश में करीब 2600 के आसपास जो है पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं और मौतें भी हैं जो है वो करीब 130 मौतें हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 2-3 दिन से जो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें काफ़ी कमी आई है और जो पॉजिटिव जो जांच सैंपल जा रहे थे उसमें से जो पॉजिटिव पेशेंट आने की जो दर है वो काफ़ी नीचे तक आ गई है। तो ये सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है। दूसरी तरफ प्रदेश के रेड जोन इलाके और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले जो इलाके हैं उसमें ग्रीन जोन वाले जिले सबसे ज़्यादा है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक और अच्छी बात है कि करीब 24 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जिसमें लॉकडाउन के बाद जो है गतिविधियाँ कुछ शुरू कर सकती है सरकार केंद्र के दिशा निर्देश के बाद। और यदि हम रेड जोन की बात करें तो इंदौर और भोपाल जो काफ़ी हॉटस्पॉट बने हुए और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो एक्टिविटी जो है वो 3 मई के बाद शुरू हो ऐसी उम्मीद कम ही लगती है। हालांकि भोपाल राजधानी है और यहाँ पर मंत्रालय का कामकाज कल से शुरू हो चुका है, कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, 30% कर्मचारी मंत्रालय में रोस्टर के अनुसार आ रहे हैं, तो कामकाज शुरू हो चुका है। लेकिन जो ऐसे इलाके जो काफ़ी सेंसिटिव है वहाँ पर जो है गतिविधियाँ बिल्कुल बंद है और सैंपल कलेक्शन का काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक सैंपल कलेक्शन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया जा सके और उनका इलाज समय पर किया जा सके। और यही सरकार की इंदौर को लेकर भी प्लानिंग है। इंदौर में भी लगातार जो है सैंपल कलेक्शन का काम चल रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों की लैब में भी यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके भेजे ताकि जांच और तेजी से हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंदौर को लेकर सरकार और केंद्र सरकार भी काफी चिंतित है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इंदौर में भी हालात ठीक होंगे और बाकी राज्यों में भी हालात ठीक होंगे, क्योंकि अब विचार मंथन तो चल रहा है, रणनीति बन रही है 3 तारीख के बाद। अब एक नए फेज में ये इस युद्ध की जंग जो है एक नए फेज में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस फेज का स्वरूप क्या होगा, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये अभी लगातार विचार मंथन हो रहा है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। साथ ही साथ जो राज्यों में ग्राउंड रियलिटी है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया सुबोध, शशि मोहन, विवेक, आप तीनों का शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपडेट्स हम आगे आपसे लेते भी रहेंगे।